इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं। पहला होगा जोरावर लाइट टैंक, दूसरा होगा एमका। शुरुआत करते हैं जोरावर से। जोरावर लाइट टैंक का इंतजार हम सबको काफी लंबे समय से है और जब से हमें ये खबर मिली थी कि इसके इंटरनल ट्रायल्स की शुरुआत हो चुकी है तो हम लोग ये आशा लगा रहे थे कि शीघ्र अतिशीघ्र इसकी जो पहली झलक है वो हमें देखने को मिल जाएगी, और ऐसा होता भी है। आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जोरावर लाइट टैंक की जो पहली तस्वीरें हैं वो सामने रखी जाती हैं, और यकीन मानिए जैसा तस्वीर रेंडर में हमें देखने को मिली थी हूबहू एक्चुअल टैंक हमें ठीक उसी प्रकार देखने को मिलता है। जोरावर लाइट टैंक का निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लार्सन टुब्रो के साथ कोलैबोरेशन में किया है, और ये टैंक अपने इंटरनल टेस्टिंग को पूरा भी कर चुका है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब इसके जो यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल है ये पूरे किए जाएंगे। और इस समय डीआरडीओ इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है कि ये सेना की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है, और आने वाले भविष्य में जो बड़े ऑर्डर्स हैं जोरावर लाइट टैंक के ये हमें देखने को मिलेंगे। जोरावर लाइट टैंक को स्विफ्ट मैन्यूवरेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में काफी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम इसकी जरूरत की बात करें तो हमें इस टैंक की सबसे ज्यादा जरूरत तब महसूस हुई थी जब चीन के साथ हमारा गतिरोध चरम पर था और चीन ने अपने जो लाइट टैंक्स हैं इनको डिप्लॉय किया था, और उसके जवाब में उस समय भारत के पास कोई भी लाइट टैंक नहीं थे। भारत अपने T-90 भीष्म और T-72 अजय पर डिपेंडेंट था, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में ये टैंक तैयार किया गया है। अब क्योंकि ये टैंक रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया है तो इसकी कैपेबिलिटी को लेकर आप संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टैंक है। ये 25 टन वेट क्लास का है और इसमें 105 mm की जो मेन गन है वो यूज़ की गई है, जो कि एनिमी टारगेट को एंगेज करने के लिए काफ़ी आइडल मानी जाती है। इसके अलावा इसमें एडवांस ऑप्टिक जो है ये फ्रांस की कंपनियों से लिया गया है, जो कि इसके क्रू के सिचुएशन अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है। मेन गन के अलावा इस टैंक में जॉन कॉकरेल 3105 रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन यानी RWS जो है ये भी फीचर किया गया है, जिसकी सहायता से ये जो लो फ्लाइंग टारगेट्स हैं इनको एंगेज कर सकता है और दूसरे टारगेट को भी एंगेज कर सकता है। ये 2% टर्रेट के साथ में आता है, जिसमें एक ऑटो लोडर सिस्टम भी दिया गया है, जो कि 12 से लेकर के 16 राउंड के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। और अगर हम बात करें मेन गन के एलिवेशन लिमिट की तो ये 42 डिग्री की है, और ये काफ़ी एडवांटेजेस मानी जाती है जब बात हम करते हैं कन्फाइंड अर्बन एनवायरनमेंट की। जोरावर लाइट टैंक में आपको 3 क्रू देखने को मिलेंगे, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। जोरावर लाइट टैंक को अगर आप इनके चाइनीज काउंटर पार्ट यानी ZTQ-15 टैंक से कंपेयर करते हैं तो उनका जो वेट है वो 33 से लेकर के 35 टन का है, जबकि जोरावर लाइट टैंक का वजन सिर्फ 25 टन का है। आर्मामेंट की बात करें तो इसमें 105 mm की मेन गन इस्तेमाल की गई है, जो कि APDS और HESS एमुनेशन को फायर करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें कोएक्सियल मशीन गन भी दी गई है। इसको पावर करने के लिए 1000 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो इस्तेमाल किया गया है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो टैंक है ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ भी इक्विप्ड है, यानी कि ये रॉकेट, मिसाइल और लोटिंग म्यूनिशन से खुद की सुरक्षा करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें मॉडुलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्स का इस्तेमाल किया गया है और कंपोजिट आर्मर प्रोटेक्शन दिया गया है, जो कि स्टेनैग लेवल 3 का है। अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें तो जोरावर लाइट टैंक को टैक्टिकल ड्रोन के साथ भी इक्विप किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। इसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो आपको देखने को मिलता है, हाइब्रिड इनर्शियल GPS नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। अब जोरावर लाइट टैंक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका अंदाजा इसी लगा सकते हैं कि इसे हाई एल्टीट्यूड रीजन को ध्यान में रख करके बनाया गया है, और ये -30 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है उसको वेट स्टैंड कर सकता है। यानी इसके जो कंपोनेंट और सब सिस्टम है उनको इस प्रकार ऑप्टिमाइज किया गया है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो कि -30 डिग्री तक का हो सकता है वहाँ पर भी इजिली ऑपरेट कर सकते हैं, और इनके परफॉर्मेंस में कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक और खास चीज जो जोरावर लाइट टैंक को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है वो है इसके एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी। इसे भारतीय वायुसेना की C-17 ग्लोबमास्टर IL-76 जैसे एयरक्राफ्ट से भी जो है एयरलिफ्ट किया जा सकता है, जो कि रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि फॉरवर्ड एरियाज में इनका डिप्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, और यही कारण है कि भारतीय थल सेना को भी इस प्रकार के टैंक्स की काफी लंबे समय से जरूरत थी। अब हम बात करेंगे एमका के बारे में। एमका को लेकर के जो रिपोर्ट्स हैं वो नई सामने आना शुरू हुई हैं, जहां पर कुछ नए डिज़ाइन चेंजेस को प्रपोज किया गया है। पहले हम बात करेंगे एमका की टाइमलाइन को लेकर के आई रिपोर्ट के बारे में। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को हम सब जानते हैं कि अप्रूवल मिल चुका है और फंड्स भी जो है वो सैंक्शन किए जा चुके हैं। यानी कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसका डेवलपमेंट में अब किसी प्रकार की हमें रुकावट देखने को नहीं मिलेगी।
और जो डिज़ाइन है ये ऑलरेडी फाइनलाइज की जा चुकी है और जो पहला प्रोटोटाइप है इस पर काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि जो क्रिटिकल माइलस्टोन है प्रोटोटाइप रोल आउट का, ये हमें 2028 तक अचीव होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस समय कुछ चेंजेस हैं जो किए जा रहे हैं इसके स्टेल्थ प्रोफाइल में और इसे और स्टेल्थी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये जो प्रोटोटाइप है ये आगे चल के टेस्टिंग के काम में आएगा और टेक्नोलॉजीज को रिफाइन किया जाएगा इनकी सहायता से, और उसके बाद ही जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो शुरू होगा। और अगर हम एक रिपोर्ट की बात माने तो 2028 में प्रोटोटाइप का रोल आउट होने के बाद जो प्रोडक्शन है ये 2030 तक शुरू होगा और 30 से 31 तक का समय लग सकता है और 2034 तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की सर्विस में हमें आते दिखाई पड़ जाएंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ये कहा गया है कि हमने बहुत सारी जो स्टेल्थ मेजर है इनको पूरा कर लिया है और टेक्नोलॉजीज को हम विकसित कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देखनी होगी वो होगी कि इनके प्रोडक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एसपीवी मॉडल जिसके अंतर्गत इनका निर्माण किया जाना है वो अभी भी अधर में लटका हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कोशिश कर रही है प्राइवेट सेक्टर को इस प्रोग्राम में लाने की, लेकिन अभी तक कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किए गए थे जिनका जवाब 3 कंपनियों से आया है और बाकी की जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन स्टेज में इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन इस समय भारत सरकार का प्रयास ये है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में ही इन कंपनियों को शामिल किया जाए ताकि भविष्य के जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसमें जो एक्सपर्टीज़ है वो उनको मिल सके और उसका इस्तेमाल वो प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने में कर सके। सबसे एडवांस चीज़ जो हमें एमका में देखने को मिलेगी वो होगी इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। माना जा रहा है कि ये अपने मौजूदा कैटेगरी के दूसरे स्टेल्थ फाइटर की तुलना में ज़्यादा स्टेल्थी होगा। इसमें एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना इन्हें मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करेगी, यानी एयर सुपीरियरिटी तो इस्टेब्लिश करना इनकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो एयर टू ग्राउंड अटैक मिशन है इनको भी ये एग्जीक्यूट कर सकेंगे। टोटल 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाना है जो कि आगे चल के जो कह सकते हैं टेस्टिंग पर्पस है उसको पूरा करेंगे। शुरुआती 2 प्रोटोटाइप एवियोनिक और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग है उनमें किए जाएंगे और बाकी के जो अंतिम प्रोटोटाइप्स हैं इनका निर्माण या इनका इस्तेमाल जो वेपन इंटीग्रेशन ट्रायल है इनमें किया जाएगा। वह एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का एक नया प्रोग्राम सामने आया है जहां पर वो जो एमका प्रोग्राम के अंतर्गत जो इनोवेटिव कूलिंग सोल्यूशन उनको विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं और उनका फोकस ये है कि इंजन बे और नोजल की जो एक्टिव कूलिंग है इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि इनकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है उसको मेंटेन करके रखा जा सके, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को जो स्टेल्थ प्रोफाइल है ये मेंटेन करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और ऐसे में जो ट्रेडिशनल इंजन बे है उनमें जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है बेसिकली ये रिलाई करता है इनलेट स्कूप पर और वहीं से जो कूल एयर है वो अंदर आती है। लेकिन अब जो काम जिस पे आडा वर्क कर रही है वो ये होगा कि एक अल्टरनेटिव अप्रोच को फाइंड किया जाए और जो इंजन बे वेंटिलेशन है इसे एक इजेक्टर नोजल की सहायता से पूरा किया जाए और इस डिज़ाइन में जो इनलेट स्कोप है इनकी नीड को एलिमिनेट करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ये चीज़ अभी कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर सब कुछ सही हुआ तो जो ये सफलता है आडा को मिल सकती है और उसका इस्तेमाल आने वाले भविष्य में एमका प्रोग्राम में किया भी जा सकता है। अब अगर हम बेनिफिट की बात करें इजेक्टर नोजल अप्रोच की तो इसके अपने 2 प्राइमरी बेनिफिट हैं। पहला होगा रिड्यूस रेडार सिग्नेचर। जी हाँ, जो इनलेट स्कोप है इनको एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि जो इजेक्टर नोजल डिज़ाइन है ये एक स्टेल्थियर सोल्यूशन ऑफर करेगी, वहीं इसमें जो इम्प्रूव्ड एरोडायनेमिक्स है वो हमें देखने को मिलेंगी। जो इजेक्टर नोजल है ये बेसिकली जो ओवरऑल एयर फ्लो है इसको भी इन्फ्लुएंस करेंगी जो कि एयरक्राफ्ट के अराउंड होती है और इससे जो एरोडायनेमिक बेनिफिट है एयरक्राफ्ट को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।